नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल और ईरान के बीच में चल रही जंग के ताजा अपडेट लेकर। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ऐसी खबर छपी है और वो खबर कई जगहों पर कोट की गई है। अल अरबिया ने भी उसको कोट किया है, अल मायदीन ने भी कोट किया है और भी कई जगहों पर कोट की गई है। ये एक ऐसी खबर है जो बताती है कि ईरान इजराइल वार में असल में क्या चल रहा है। देखिए, पूरा गोदी मीडिया, चाहे वो वेस्ट का हो चाहे हमारे हिंदुस्तान का हो, वो ये दिखाने पे लगा है कि ईरान तो तबाह हो गया है लेकिन इजराइल में सब मजे में है। मैं पहले दिन से यह बात कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर हमले नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है ईरान को नुकसान नहीं हो रहा, यह कहना बेवकूफी होगी। लेकिन इजराइल को जो नुकसान हो रहा है, बेहद जबरदस्त नुकसान हो रहा है। यह खबर बताती है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गया है। अगर WSJ यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर की आप हेडिंग देखेंगे तो यह कहता है रनिंग लो ऑन डिफेंसिव इंटरसेप्टर्स। यानी जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम होता है, आप जानते हैं अपने यहां वो उसको आयरन डोम कहते हैं। इसके अलावा अमेरिकन एयर सिस्टम भी वहां लगा हुआ है। वो क्या करता है, वो जब इधर से मिसाइलें जाती हैं तो उन मिसाइलों को निशाना बनाकर हवा में ही मार देता है ताकि वो जमीन पर अटैक ना कर सकें। और हमने देखा है कि ईरान के हमले में वैसे भी ये आयरन डोम और बाकी सब जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। डायरेक्टली हिट कर रहा है ईरान उनके निशानों को। जैसे कल की खबर जो है कि यूनिट 8200 को हिट किया है। अब ये जो यूनिट 8200 है, ये मोसाद का एक सेंटर है, मोसाद का हेडक्वार्टर नहीं है, मोसाद का एक सेंटर है जिसको सीधे हिट किया है। यानी जो इंटरसेप्टर्स थे, जो एयर डिफेंस थे, वो फेल हुए हैं इजराइल के। और ये लगातार हो रहा है। आज सुबह से तो ईरान ने सिर्फ 4 मिसाइलें छोड़ी हैं जिनमें से 2 ने हिट किया है, 2 पे ही काम कर पाया है ये आयरन डोम। लेकिन ये खबर बता रही है कि आयरन डोम और बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसके पास एम्यूनिशन, हथियार लगातार खत्म हो रहे हैं। दरअसल ये पूरी लड़ाई इजराइल को बेहद महंगी पड़ रही है। अगर रोज का खर्च देखें तो हर रात ईरान का मुकाबला करने के लिए जो वो मिसाइलें छोड़ रहा है, जो बाकी कुछ कर रहा है, उसमें $285 मिलियन का उसको खर्च आ रहा है। 4 दिन में आप समझिए 1000 मिलियन से ज्यादा ये खर्च कर चुके हैं। और उसके बावजूद जो ईरान के मिसाइल्स हैं उनको रोकने में बिल्कुल नाकामयाब हुए हैं। हकाबी के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं। हकाबी है तो अमेरिका का राजदूत, लेकिन इजराइल के बारे में इजराइल से ज्यादा मोहब्बत दिखती है उसकी। हकाबी का ही SMS शेयर किया था ट्रंप ने, जिसमें उसने कहा था कि ईश्वर चाहता है, भगवान चाहता है कि आप हस्तक्षेप करें। जिसके बाद ट्रंप लगातार कल स्टेटस लिख रहा था एक के बाद एक, जो मैं बात कर चुका हूं, सरेंडर, ये वो सारा कुछ था। उस हक्काबी ने सीनेट की एक मीटिंग में कहा था कि ईरान अगर अपनी मिसाइलें लगातार फेंकेगा तो इजराइल उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। यह सब इसलिए कहा गया था ताकि अमेरिका शामिल हो जाए। अभी तक अमेरिका ने शामिल होने को लेकर कोई सहमति नहीं दी है। वहां मीटिंग हुई है, लंबी मीटिंग हुई है, और खबर यह आ रही है कि मीटिंग में ज्यादातर लोग इस जंग में सीधे शामिल होने के खिलाफ थे। और देखिए, ट्रंप तानाशाह की तरह बर्ताव भले कर ले, लेकिन वहां पर जो फैसला होगा वो कांग्रेस के अंदर होगा। कांग्रेस मतलब वहां की सदन के अंदर होगा। तो ट्रंप के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि उसकी पार्टी के सारे लोग उसके साथ हों। विपक्ष तो वैसे भी इसके खिलाफ जा ही सकता है। तो अभी तक वहां कोई फैसला नहीं हुआ है और हालत यह है कि इजराइल में हथियारों की कमी पड़ने लगी है, डिसेप्टर्स की कमी पड़ने लगी है। और यही वजह है कि वो सारी दुनिया से गुहार लगा रहा है कि ईरान के खिलाफ हमारी मदद करो। अकेले इजराइल के लिए ईरान से लड़ पाना मुमकिन नहीं है। अभी तक की जंग ने यह तो बिल्कुल साफ साफ साबित कर दिया है। ईरान नुकसान जरूर उठा रहा है, लेकिन उतना ही नुकसान इजराइल में भी कर रहा है। यही तो वजह है कि वहां विदेशी जो पत्रकार होते हैं उनके ऊपर बैन कर दिया गया है। उनको फोटो नहीं खींचने दिया जा रहा है। हाइफा में उनके कैमरे जब्त कर लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल चाहता नहीं है कि उसके नुकसान बाहर आए। लेकिन अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी अमेरिका का अखबार यह कह रहा है कि वहां के अधिकारियों ने उसे बताया है कि इजराइल के हथियार खत्म हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा गोदी मीडिया जो उछल रहा है, नाच रहा है, वो किस झूठ के सहारे नाच रहा है।
यही नहीं, वहां पे कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे साफ दिखाई देता है कि इजराइल के अंदर एक डर तो भरा ही हुआ है। खबर यह आई है कि छोटी छोटी बोट्स में सवार होकर इजराइल से भाग रहे हैं लोग साइप्रस की तरफ, पास में है, साइप्रस जा रहे हैं ताकि ईरान के हमलों से बच सके। इजराइल ने जो शैतानी की है वो ये कि अमेरिका और बाकी दूसरे मुल्कों के जो नागरिक वहां पर हैं, बहुत सारे लोग, आप जानते हैं हर यहूदी को इजराइल की सिटीजनशिप तुरंत मिल जाती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अमेरिका की भी सिटीजनशिप है और इजराइल की भी है, जिनके पास ब्रिटेन की भी है और इजराइल की भी है। ऐसे बहुत सारे लोग निकल के भागना चाहते थे अपने अपने मुल्क में। इजराइल ने जानबूझकर इन सबको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि वो इनको रख के अमेरिका और इंग्लैंड जैसे मुल्कों से कहना चाहता है कि अगर बम गिरा तो ये भी मारे जाएंगे। और वहां की सोच कितनी गंदी है, कई बार जो हमारे अंधभक्त हैं वो इजराइल के ज्यादा बड़े भक्त बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल हिंदुस्तान से भी ज्यादा प्यारा है उनको ये जानना चाहिए कि थाईलैंड और बाकी सारी जगहों से, हिंदुस्तान से भी जो लेबर वहां पर गए हुए हैं, उनको वो अपने बंकर में भी नहीं घुसने दे रहे। बंकरों में इजरायलियों के कुत्ते जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी और थाई मजदूर नहीं जा सकते हैं। आपकी जान की कितनी कीमत उनके लिए है, आपको समझना चाहिए। उसके बाद भी अगर स्टैंड विद इजराइल आप करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। हो ये रहा है कि जब ईरान से मिसाइल जा रही हैं, पूरे इजराइल में अफरा तफरी मच जा रही है। छोटा सा मुल्क है, हर जगह सायरन बजने लगते हैं, हर जगह खतरे की मुनादी हो जाती है और उसके बाद सारे लोग जाकर बंकर में छिप जाते हैं। इतने दिनों से 6 दिन तकरीबन हो गए। इन 6 दिनों में इजराइल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन पर पूरी तरह से एक समझिए बंदिश लगी हुई है। हाइफा में जो सबसे बड़ी इनकी रिफाइनरी है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है, उसमें आग लगी और वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है। ये अभी फिलहाल इजराइल के हालात हैं। ईरान का भी नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। ईरान की कई रिफाइनरीज पे हमला हुआ है, ईरान के कई इंपॉर्टेंट लोगों को मार दिया गया है, ईरान की बिल्डिंग्स पे हमला हुआ है, ईरान में शहरी काफी मारे गए हैं, नुकसान हुआ है। धमकियां भी लगातार जारी हैं और पूरी कोशिश इजराइल की यह है कि कैसे भी अमेरिका को इसमें शामिल करके, और कुछ ना कर सके तो ईरान में रेजीम चेंज करके अपना कोई कठपुतली वैसे ही बिठा दे जैसे जुलानी को उसने सीरिया में बिठाया है। लेकिन खतरे हैं, 2 खतरे मेन हैं। एक खतरे की बात मैंने सुबह की थी कि अमेरिकन बेसिस पर ईरान हमला कर सकता है। दूसरा खतरा यह है कि अगर ईरान इस लड़ाई को जमीन पर ले गया तब इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। आप फर्ज कीजिए कि जमीन पर यह लड़ाई जाती है और गोलन हाइट्स के थ्रू इजराइल में घुसने की कोशिश करता है ईरान। सबसे पहला खतरा तो सीरिया के पास ही आएगा। सीरिया के अपने सारे हथियार खत्म कर दिए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया है। इसलिए अगर ईरान घुसता है सीरिया के अंदर तो जोलानी की औकात नहीं है वो रोक पाए ईरान को। टर्की में एक इजराइल का प्लेन घुस गया था, उसके बाद टर्की ने धमकी दी है कि अगर जंग को इधर लाने की कोशिश किया जाएगा तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगी। टर्की तब तक खामोश रहेगा जब तक लड़ाई उसकी जमीन पर नहीं जाती है, लेकिन अगर लड़ाई उसकी जमीन पर जाती है तो उसको भी इजराइल के खिलाफ होना पड़ेगा। और ईरान अगर गोलन हाइट्स के थ्रू इजराइल के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उस समय एक और चीज होगी। हिजबुल्लाह की जो कैपेसिटी है वो आधी कर दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिजबुल्लाह के पास अगर पहले 100 हथियार थे तो अब 50 रह गए हैं, लेकिन 0 नहीं हुए हैं। अगर गोलन हाइट्स की तरफ से ईरान जाने की कोशिश करता है तो एक चांस यह भी बन सकता है कि हिजबुल्लाह भी सब कुछ दांव पे लगा के फायरिंग करना शुरू कर दे। और आपको याद होगा कि जब हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई चल रही थी तो उनकी क्या हालत थी। तो अगर ईरान गोलन हाइट्स की तरफ से घुसता है, उधर हिजबुल्लाह सीरिया के कुछ हिस्सों पर और इजराइल पर लगातार हमला करना शुरू करता है, तो इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। और इन सब के बीच अगर अमेरिकन बेसिस पर भी हमला होना शुरू करता है, कम से कम 10 अमेरिकन बेसेस ऐसे हैं जो ईरान के बेहद करीब हैं, तो ये अमेरिका में भी ताबूतों का ढेर लगा देगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ईरान की जीत पक्की है। इस बात को मैं कहीं से भी बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं कि ईरान जीत ही जाएगा, ईरान ये कर देगा, ईरान वो कर देगा। ईरान को भी बहुत तबाही बर्दाश्त करनी पड़ेगी और ईरान में भी रेजीम चेंज हो सकता है, यह बिल्कुल संभव है।
लेकिन इस प्रोसेस में जब ईरान अपनी आखिरी लड़ाई तक उतर जाएगा तो नुकसान क्या क्या कहां कहां तक पहुंच सकता है, इस बात को भी नोट करना चाहिए। और यही वजह है, यही कैलकुलेशन है जिसकी वजह से अमेरिका में 60% लोग कह रहे हैं कि हमले में हमको शामिल नहीं होना चाहिए। और मीटिंग के बावजूद कल डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े ट्वीट कर रहे थे, मीटिंग के बाद से खामोश बैठे हुए हैं, एक भी ट्वीट नहीं आया है, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अभी लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा है। और अमेरिकी अखबार भी इसकी ताकीद कर रहे हैं। कल परसों नरसों क्या होगा ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं, ना कोई जानता है, लेकिन फिलहाल ये वजूहात हैं जिनकी वजह से अमेरिका इस लड़ाई में आने से हिचक रहा है। इजराइल को अपने हरमास ड्रोन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। इन ड्रोन्स को पहले भी नीचे गिराया गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ जब लड़ाई चल रही थी तो कई सारे हरमास ड्रोन जो थे इजराइल के, वो बर्बाद किए गए। और ईरान में भी यही हो रहा है। कल ट्रंप ने कहा था कि हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है ईरान का एयर स्पेस। आज ईरान की प्रेस टीवी ने, जी वही प्रेस टीवी जिस पर एक खातून खबर पढ़ रही थी और हमला हुआ, आपको याद होगा अच्छी तरह से कि वो अकेली औरत बम गिरने की आवाजें आ रही थी, फिर भी वहां से हिली नहीं, अपनी खबरें पढ़ती रही। जब बम गिर गया तब वहां से हटी और उसके बाद फिर आकर न्यूज पढ़ने लगी। दो अलग अलग वीडियोस अगल बगल आप देख सकते हैं। एक तरफ इजराइल का प्रवक्ता है जिसके हाथ कांप रहे हैं, और एक तरफ यह बहादुर औरत है जो बम की आवाज सुनने के बावजूद खबर पढ़ रही है। यह बताता है इजराइल और ईरान की जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, उसके बारे में भी बताता है। एक जगह शहादत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है और दूसरी जगह दूसरों की जान लेने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन अगर अपनी उंगली भी कट जाए तो जान निकल जाती है। इसलिए यह जंग आसान नहीं होगी। मैं हरमस ड्रोन्स की बात कर रहा था कि प्रेस टीवी ने हरमस ड्रोन दिखाया है इजराइल का, जमीन पर गिरा हुआ, जिसको ईरान के जो एयर डिफेंसर्स हैं उन्होंने निशाना बनाया है। तो कल ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कब्जा है। आज इजराइल का हरमस ड्रोन जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। जो एकदम कट्टर इजरायली चैनल्स हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ईरान का एयर डिफेंस एक्टिव है और वो इजराइल से आने वाले ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। पहले ही F-35 F-16 को मार चुका है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि ट्रंप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये अभी कोई नहीं जानता। इन सबके बीच G7 मीटिंग हुई और G7 ने एक स्वर में कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। लेकिन G7 में कुछ और भी मजेदार चीजें हुई। ट्रंप जब लौट के आए तो मैक्रॉन ने कहा कि ट्रंप इसलिए गए हुए हैं क्योंकि दोनों के बीच में शांति वार्ता कर सके, समझौता करा सके। ट्रंप ने इसका मजाक उड़ाया। उसके बाद मैक्रॉन का एक और बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि इराक और लीबिया में जो कुछ हुआ था, अगर उसको कोई सही कहता है तो यह बिल्कुल गलत है। इराक और लीबिया में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत है। ये क्या बताता है? ये बहुत साफ बताता है कि G7 के देश ऊपर से भले इजराइल के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर इनमें भी घबराहट है। ये भी ईरान के खिलाफ कोई सीधी लड़ाई नहीं चाहते, ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। आप देखिए, केर स्टेमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इजराइल के उतने ही समर्थक हैं, इजराइल को उतनी ही मदद की है जितनी अमेरिका करता है। ये भी बयान देते हैं कि इजराइल ईरान जंग में अमेरिका शामिल नहीं होगा। और ये बयान आते हैं, इसके बाद ट्रंप के भी बयान आते हैं। लेकिन इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का मतलब यह है कि ब्रिटेन भी नहीं चाहता कि अमेरिका इजराइल के जंग में शामिल हो। इस बयान का मतलब यह है कि ब्रिटेन खुद भी इसमें सीधे शामिल नहीं होना चाहता। किसी को हथियार देना, पैसा देना, इंटेलिजेंस देना, मदद कर देना एक बात है, लेकिन सीधे जंग में जाकर अपने सैनिकों को, अपनी चीजों को दांव पर लगाना यह दूसरी बात है। देखना होगा कितने अमेरिका के एलाई, इजराइल के एलाई इस सीधी लड़ाई में शामिल होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी वहां गए हुए हैं, ढेर सारी फोटो वीडियो सब उनकी आ रही है। उन्होंने भी वहां पे शांति की बात की। अभी कहा जा रहा है ट्रंप के साथ उनकी फोन पर बात हुई, मुलाकात तो हो नहीं पाई। और कहा जा रहा है कि ट्रंप से उन्होंने कहा कि इन जगहों में शांति होनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि ट्रंप धमकी दे रहा है। मजेदार बात यह है कि ट्रंप कह रहा है हम इस जंग में शामिल होंगे। मजेदार बात यह है कि ट्रंप कह रहा है हम खामनेई को मार सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने उनसे बात में इजराइल और ईरान के बीच में शांति कराने की बात की। अब उन्होंने कितनी आपकी बात सुनी, कितनी आपकी बात नहीं सुनी, ये कोई नहीं जानता। इधर आसिम मुनीर वहां गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, लंच करने जा रहे हैं। किसके साथ? ट्रंप साहब के साथ। अब पाकिस्तान कल तक तो ईरान के बारे में बहुत
खुलकर बोल रहा था। यहां तक खबर चलवा दी गई कि अगर इजराइल एटॉमिक अटैक करता है तो पाकिस्तान एटॉमिक अटैक करेगा। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, 2-3 दिन से यह बयान आने बिल्कुल बंद हो गए हैं। आसिम मुनीर जब से वहां पहुंचे हैं ये बयान नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आसिम मुनीर को इज्जत देने के लिए ट्रंप ने बुलाया है लंच करने के लिए? मुझे जो लगता है वो ये कि लंच के बहाने जो बुलाया है उसमें सीधी बात ये कही जाएगी कि ईरान का तुम किसी तरह का सपोर्ट नहीं करोगे। पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे दुनिया भर के मुल्कों की आवाम हो, हिंदुस्तान की भी एक बड़ी आवाम है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान का वजूद खत्म करने की कोशिश करें, जो ईरान के साथ है, जो फलस्तीन के साथ है। लेकिन हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका के कब्जे में हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान तो अमेरिका के कब्जे में जमाने से है, क्योंकि अमेरिका से जो पैसा मिलता है, अमेरिका से जो हथियार मिलता है, उन सब के बिना पाकिस्तान के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। तो शुरुआत में बयान दे दिए गए, अवाम ने समझा कि अरे वाह, हमारा मुल्क तो पूरी तरह से ईरान के साथ जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद खामोशी, और फिर आसिम मुनीर पहुंच जाते हैं अमेरिका, जहां उनको लंच पे बुलाया जाता है। वहां पर अगर ट्रंप कहता है कि बिल्कुल खामोश रहो, ईरान के बारे में कुछ ना बोलो, तो मैं दावा करता हूं कि ईरान पर कैसा भी हमला हो जाए पाकिस्तान खामोश रहेगा, नहीं बोलेगा। यह प्रॉब्लम है। आपको उम्मत की बात लगती है, बाकी सब की बात लगती है, लेकिन हुक्मरान कुछ और देखते हैं। इसलिए स्पेन जैसा मुल्क फलस्तीन के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे अरब मुल्क बातें कितनी कर ले, आगे कुछ नहीं कर पाते। यहां तक कि इजराइल के साथ तिजारत भी नहीं रोक पाते। आज बहुत सारे लिबरल लोग ये बात कर रहे हैं ईरान तो आतंकवादी देश है। भाई साहब, जैसे इजराइल ने आईएसआईएस को बनाया है, जो इजराइल हमास के खिलाफ आईएसआईएस के ग्रुप को ट्रेनिंग भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है और वहां पर तैयार कर रहा है, जो इजराइल खाना लेने आए, जो इमदाद लेने के लिए आए हुए लोग हैं, उन पर गोली चलाकर 30 से ज्यादा लोगों को मार डालता है, अगर वो आपको नॉर्मल स्टेट लगता है तो मुझे लगता है कि आपको अपने दिमाग की और दिल दोनों का चेकअप कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1948 से लेकर अभी तक का इतिहास देख लीजिए एक बार इजराइल का, एक बार देख लीजिए कि कैसे इजराइल के शुरुआती प्राइम मिनिस्टर वो लोग बने जो कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे, और आपको समझ में आ जाएगा कि मिडिल ईस्ट में अगर किसी ने सबसे ज्यादा हिंसा फैलाई है, किसी ने सबसे ज्यादा लाशें गिराई हैं, तो वो कोई और नहीं इजराइल है। तो ये जंग एक बेहद खतरनाक मोड़ पर जाती नजर आ रही है। मैं तो यही चाहूंगा कि कोई सीज फायर जैसी चीज हो जाए, जंग रुक जाए। लेकिन अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें अगले 24-48 घंटों में यह कंफर्म हो जाएगा कि अमेरिका इस जंग में सीधा शामिल होगा या नहीं। और अगर सीधा शामिल होगा, अगर जिसको ये कहते हैं बंकर बस्टर या मदर ऑफ ऑल बम्स, अगर वो बम ईरान के ऊपर गिराता है, तो एक चीज आप याद रखिएगा, पेजेश्कियन ने सुबह कहा था कि अगर इस तरह का हमला हमारे ऊपर होगा तो फिर इस पूरे इलाके में कभी अमन नहीं होगा। मतलब यह कि अगर इस तरह का हमला होता है तो फिर ईरान अपने सारे घोड़े खोल देगा, उन मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू करेगा जो अभी तक नहीं किया है। आर्मी जमीन पर भी जा सकती है, सीरिया का बॉर्डर क्रॉस हो सकता है, और फिर जिस तरह का ये रीजनल वार होगा, इसको ट्रंप भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हारिस में खबर है, उसी से बात खत्म करता हूं, जिसमें कहा यह गया है कि ईरान में रेजीम चेंज करना फिलहाल तो एक सपना है, लेकिन अगर वाकई ऐसा करने में इजराइल सफल हो गया तो यह इजराइल के लिए एक बुरा सपना हो सकता है। इजराइल का अपना वजूद खतरे में पड़ सकता है। इसका मानी आप भी समझते हैं कि अगर रेजीम बदली गई और वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया तो मिडिल ईस्ट छोड़िए, इजराइल को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आप लोग लगातार सुन रहे हैं, मैं लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। कई लोगों ने कहा जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए, रिसर्च करने में वक्त लगता है, हम दिन में 2 से ज्यादा वीडियोस आमतौर पर नहीं करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है इन वीडियोस में जितने डिटेल दे सकें, जितना रिसर्च आप तक पहुंचा सकें, वो सब पहुंचाएं। आप भी हमारे साथ खड़े होते हैं, वीडियोस को देखते हैं, दोस्तों को शेयर करते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। साथ में एक अपील जो मैं लगातार इन दिनों कर रहा हूं वो मेंबरशिप की कर रहा हूं। ज्वाइन बटन है वीडियो के ठीक नीचे, अगर ज्वाइन बटन दबाकर 3 रुपए रोज से भी कम की हमारी मेंबरशिप आप ले सकें, वहां से ना समझ में आए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमारे पिन कमेंट में जा सकते हैं। अगर आप हमारी मेंबरशिप ले सकें या हमारी सीधी मदद करें तो ये बहुत बड़ी ताकत होगी, जिसके भरोसे हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।